हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। साइटोलॉजी का 4 पार्ट जो है हो चुका है, जहां पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 55 तक के क्वेश्चंस का आंसर दिया, एक्सप्लेनेशन दिया। और इस वीडियो में हम जो है सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 से। इन विच माइटोटिक फेज द न्यूक्लियोलस यूज्ड डिसॉल्व। कह रहा है कि माइटोटिक फेज, आपको पता है सेल साइकिल में पहले G1 आता है, फिर S आता है फेज, फिर G2 फेज आता है, फिर डिवीज़न फेज आता है। और डिवीज़न फेज में आपका माइटोसिस हो सकता है या मियोसिस हो सकता है। तो यहाँ पे माइटोसिस के लिए पूछा है कि जो न्यूक्लियोलस होता है वो किस माइटोसिस के किस फेज में न्यूक्लियोलस आपका डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, एनाफेज, मेटाफेज, प्रोफेज या टीलोफेज। तो देखिए, प्रोफेज का जो कंप्लीशन होता है वो मतलब हर फेज का कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिसके बेसिस पे आप किसी भी सेल को पहचान सकते हैं कि वो किस फेज़ में है। जैसे प्रोफेज है आपका, यहाँ पे अगर आपको प्रोफेज स्टेज में कोई सेल है वो पहचानना है तो आपको देखना पड़ेगा कि जो क्रोमोसोम है, प्रोफेज के एंड तक क्रोमोसोम जो आपके होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं। ठीक, और सेंट्रोसोम जो होता है सेल में वो डुप्लीकेट हो जाता है और वो पोल्स की तरफ मूव होने लगते हैं। प्लस आपको वहाँ पे जो अंदर ऑर्गेनेज होते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप, ये सारी चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी। तो ये जो होता है डिसोल्यूशन का जो है प्रोग्राम, ये किस में होता है आपका माइटोसिस के प्रोफेज में। तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका प्रोफेज। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। इन द मियोसिस टाइप सेल डिवीजन क्रोमैटिड्स सेग्रीगेट ड्यूरिंग। कह रहा है अगर मियोसिस टाइप का सेल डिवीज़न हो रहा है तो जो उसमें क्रोमैटिड होते हैं उनका सेग्रीगेशन कब होता है? क्या वो कभी भी डिवाइड नहीं होते हैं? और एनाफेज फर्स्ट और एनाफेज सेकेंड और इंटरकाइनेसिस। देखिए, अगर आप क्रोमैटिड की बात कर लें तो जब क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है एस फेज में, तो एक क्रोमोसोम होता है उसका कॉपी बनता है और जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं एक दूसरे से सेंट्रोमियर पे जुड़े हुए रहते हैं। अब मियोसिस फर्स्ट में अगर आपको याद होगा तो वहाँ पे रिडक्शन डिवीजन होता है, जहाँ पे क्रोमोसोम जो होता है सिस्टर क्रोमैटिड से नहीं ब्रेक होते, वहाँ पे आधे क्रोमोसोम इस पोल पे चले जाते हैं और आधे क्रोमोसोम इस पोल पे हो जाते हैं। सिस्टर क्रोमैटिड का जो सेग्रीगेशन है वो होता है आपका एनाफेज सेकेंड में। ठीक है, जहाँ से एक एक क्रोमोसोम सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो वो एनाफेज सेकेंड है। ठीक, अगर इंटरकाइनेसिस की बात कर लें तो इंटरकाइनेसिस एक स्टेज है जो दो मियोसिस माइटोटिक डिवीजन के बीच में जो स्टेज आता है, ये इसको हम इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका एनाफेज सेकेंड। इंटरकाइनेसिस आपने जान लिया क्या है। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट्स मियोसिस अकर्स एट द टाइम ऑफ। कह रहा है फ्लावरिंग प्लांट्स में मियोसिस कब होता है? गैमीट के फॉर्मेशन के टाइम पे, या जब पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर मदर सेल, और नन ऑफ दीज। देखिए, फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं, मैंने आपको अभी कुछ पिछले ही वीडियो में बताया था एल्गी के टाइम पे कि गैमेटिक मियोसिस होता है, जाइगोटिक मियोसिस होता है, स्पोरिक मियोसिस होता है। स्पोरिक मियोसिस जो है फीचर है हायर प्लांट्स का, जहाँ पे मियोसिस के बाद स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, ये स्पोरिक मियोसिस कहाँ पे होता है? जहाँ पे गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट अल्टरनेट करते हैं एक दूसरे से। तो आप देखेंगे गैमीट जब बनते हैं, पॉलन ग्रेन क्या होता है आपका? हैप्लॉइड होता है। और उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जो उसमें दो गैमीट बनते हैं, वहाँ पे मियोसिस नहीं होता, वहाँ पे माइटोसिस होता है। तो गैमीट के फॉर्मेशन में यहाँ पे मियोसिस नहीं होगा। पॉलन ग्रेन बनता है डिप्लॉयड, जो पॉलन ग्रेन मदर सेल होता है वो डिप्लॉयड होता है, और उससे जब पॉलन ग्रेन बनते हैं, एक पॉलन ग्रेन मदर सेल से 4 पॉलन ग्रेन बनते हैं और वो रिजल्ट होते हैं किसके? मियोसिस के। तो क्या हो गया आपका मियोसिस कहाँ पे होगा? पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन में। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। हाउ मेनी मियोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 12 पॉलन ग्रेन्स इन साइपरेसी। कह रहा है कि अगर आपको 12 पॉलन ग्रेन बनाने हैं साइपरेसी फैमिली में तो कितने मियोटिक डिविजन्स आपको रिक्वायर्ड होंगे? इसका करेक्ट आंसर है 12। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि माइक्रो जो स्पोरोजेनेसिस है फ्लावरिंग प्लांट्स में, आपको पता है पॉलन मदर सेल में जो डिप्लॉयड होता है मियोसिस होता है, फिर 4 पॉलन ग्रेन एक पॉलन मदर सेल से बनते हैं। तो मतलब अगर आपको एक सेल से 4 मतलब पॉलन ग्रेन बनाने हैं तो एक मियोसिस होगा। और वैसे अगर नॉर्मल हम बात करें तो ऐसे में अगर हम 12 पॉलन ग्रेन हमें चाहिए होता तो कितना मियोसिस करते हैं हम? 3 मियोसिस में आपके 12 पॉलन ग्रेन आ जाते।
लेकिन साइपरेसी काफ़ी डिफरेंट है और अदर फैमिलीज से, क्योंकि यहाँ पे असिमेट्रिक टेट्राएड बनता है। मतलब माइक्रोस्पोर जब फॉर्म होता है तो वहाँ पे एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पॉलन ग्रेन नहीं, केवल एक ही पॉलन ग्रेन बनता है जिसको स्यूडोमोनाड बोलते हैं। तो इस हिसाब से अगर एक पॉलन ग्रेन मदर सेल से एक ही पॉलन ग्रेन बनता है साइपरेसी में, तो इसका मतलब है 12 पॉलन ग्रेन बनाने के लिए हमें 12 मियोसिस की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। कह रहा है इफ अ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन इज 23, जो कि यूजली होता है, एंड द अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर डीएनए इन अ स्पर्म इज 1c, जो कि यूजुअली होता है। स्पर्म में, स्पर्म क्या है, गैमीट है, वहां पे डीएनए का कंटेंट 1c होता है। तो हाउ मेनी क्रोमोसोम्स अ ह्यूमन सेल हैज इन द मेटाफेज ऑफ माइटोसिस एंड प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस रिस्पेक्टिवली। तो देखिए वही है कॉन्सेप्ट आपको 2n 2c ये सब जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था, यहाँ पे नीचे टेबल दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मतलब ये बता रहा है हैप्लॉइड जो होता है वो डीएनए का कंटेंट कितना है, 23 है। मतलब ये कितना हुआ, n हुआ, n नंबर, और डिप्लॉइडी नंबर 2n हुआ। और कह रहा है गैमीट्स में 1c होता है। तो आप बताइए कि कितना सेल होंगे मेटाफेज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस के मेटाफेज में कितना होगा। तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी। तो ठीक है कि जो पहला सेल होता है उसमें 2n 2c कंटेंट होता है एस फेज में। इसी डीएनए का जब रेप्लिकेशन हो जाता है तो क्रोमोसोम का नंबर वही रहता है, लेकिन उसका कॉपी डीएनए का केवल अमाउंट बढ़ता है। तो 2n सेम रहेगा लेकिन अमाउंट केवल बढ़ता है, तो 4c हो जाता है, और ये मेटाफेज तक रहता है। इसके बाद जब एनाफेज होता है तब वो डीएनए का अमाउंट जो कॉपीड होता है वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। तो एक बार फिर से एनाफेज में ये 2c वाले में आ जाते हैं। ठीक है, तो एस में ये 4c हुआ और मेटाफेज तक ये 4c रहता है। तो इसीलिए आप देखेंगे, लेकिन यहाँ पे डीएनए का अमाउंट नहीं पूछा है, पूछा है आपसे हाउ मेनी क्रोमोसोम्स अ ह्यूमन सेल हैज। तो मेटाफेज में क्या होता है, माइटोसिस में कहीं भी हैप्लॉइडी नहीं आती है, 2n से 2n ही बनता है, तो 2n ही रहेगा। दैट मीन्स माइटोसिस में 46 क्रोमोसोम रहेंगे, जो ह्यूमन के सेल में डिप्लॉइडी का कंडीशन है। सेकंड बता रहा है कि मेटाफेज ऑफ मैन प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस। देखिए प्रोफेज फर्स्ट पे आप जाएंगे मियोसिस का, तो प्रोफेज फर्स्ट तक जो है अभी यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता है, और प्रोफेज फर्स्ट तक जो होता है वहाँ पे डिप्लॉइड ही कंडीशन में रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब 46 ही रहेगा। तो माइटोसिस में भी मेटाफेज, जो माइटोसिस का मेटाफेज है वहाँ पे भी 46, और मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट में वो डिप्लॉइड कंडीशन ही रहेगा, इसीलिए 46 और 46 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। ड्यूरिंग एनाफेज एज क्रोमोसोम मूव्स पोलवर्ड, मतलब कह रहा है एनाफेज के टाइम पे आपको पता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मूव करते हैं पोल्स की तरफ। तो ठीक है, उस समय कह रहा है क्या होता है, पॉलीमराइजेशन ऑफ काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल, डीपॉलीमराइजेशन ऑफ काइनेटोब्यूल माइक्रोट्यूब्यूल अकर्स, डीपॉलीमराइजेशन ऑफ पोलर स्पिंडल फाइबर्स अकर, और नन ऑफ द अबव। देखिए जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल आपके एसोसिएटेड रहते हैं क्रोमोसोम से, वही उनको पुल करते हैं अब पोल्स की तरफ। और ये जो पुल करने का फोर्स एक्चुअली आता कहाँ है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल उसको खींचता रहता है उसका डीपॉलीमराइजेशन होता है। मतलब पहले तो पॉलीमर बन के वो लंबा सा बनता है, तो दोनों ओर से क्रोमोसोम पे आके काइनेटोकोर पे जुड़ता है, फिर उसका डीपॉलीमराइजेशन होता है। मतलब जो सब यूनिट का बना है एक तरफ से वो ब्रेक होने लगता है, और इसी वजह से ये खिंचाव आता है, क्रोमोसोम पोल पे जाने लगते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, डीपॉलीमराइजेशन ऑफ काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स अकर। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। द बेसिस फॉर द ब्लॉकिंग एक्शन ऑफ द कॉल्चिसिन ऑन सेल डिवीजन इज, कह रहा है जो बेसिस है, जो ब्लॉकिंग एक्शन कॉल्चिसिन आप डालते हैं सेल डिवीजन को स्टॉप करने के लिए, तो वो किस फेज पे अपना ये दिखाता है सर, G1 फेज पे, G2 फेज पे, S फेज पे और M फेज पे। अब देखिए जो कॉल्चिसिन का इफेक्ट है एक्चुअली ये माइक्रोट्यूब्यूल्स पे होता है, जो मैंने आपसे अभी बोला पिछले क्वेश्चन में, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से एसोसिएटेड रहते हैं, ठीक है, तो उससे उस पर ये इफेक्ट डालता है। तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है आपका किस में बनता है, M फेज में बनता है, इसीलिए कॉल्चिसिन का इफेक्ट किस में होगा, M फेज पे होगा। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। द मेजर इवेंट्स ऑफ माइटोटिक प्रोफेज इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कह रहा है जो मेजर इवेंट्स होते हैं माइटोटिक प्रोफेज के, वो जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं ऑप्शन, वो सभी होता है केवल एक को छोड़ के। तो आप, मैंने आपको अभी बताया था ऊपर एक प्रोफेज से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो प्रोफेज में कुछ चीज़ें होती है जिससे आप पहचान सकते हैं कि हाँ ये प्रोफेज स्टेज ही चल रहा है। तो
देखिए प्रोफेज में आपका क्रोमोसोम कॉइलिंग होगा, न्यूक्लियर आपका एनवलप जो होता है उसका ब्रेक डाउन होता है, न्यूक्लियोलर जो न्यूक्लियोलस है उसका डिसएग्रीगेशन होता है। लेकिन जो आपका डीएनए रेप्लिकेशन है ये प्रोफेज में नहीं होता, ये तो सेल साइकिल के एस फेज में होता है। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन है कि डीएनए रेप्लिकेशन ही है जो प्रोफेज का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। सेल साइकिल प्रोग्रेशन फ्रॉम G2 to M फेज इज मेनली कंट्रोल्ड बाय। कह रहा है कि जो सेल साइकिल, देखिए जो सेल साइकिल का प्रोग्रेशन मतलब होता है G1 से S में जाना, फिर S से G2 में जाना, फिर G2 से M फेज में जाना, ये इसको कंट्रोल करने के लिए सेल के पास एक मशीनरी होती है साइक्लिंग और CDK का। तो यहाँ पे कह रहा है मेनली किससे कंट्रोल होता है ये, ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेजेस से, साइक्लिन से, सेल एडिशन मॉलिक्यूल से या साइक्लिक AMP से। तो ना तो ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज रिस्पॉन्सिबल है, ना तो C ऑप्शन, ना तो D ऑप्शन। साइक्लिन और CDK रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये एक से दूसरे फेज के शिफ्टिंग के लिए, और यहाँ पे साइक्लिन है तो हम जाएंगे साइक्लिन के साथ। और जो ऑप्शन है उसका भाई लिखा हुआ, जैसे ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज की बात कर लें तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है, जो ऑप्शन में दिए हैं वो इनिशिएशन करता है इलॉन्गेशन ऑफ ग्लाइकान चेन और ऑन म्यूसिन्स एज दे ट्रांसफर एक्टिवेटेड शुगर रेसिड्यू टू प्रॉपर एक्सेप्टर। सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये सेल टू सेल को बाइंड करते हैं। और एक ऑप्शन है आपका साइक्लिक AMP। साइक्लिक AMP क्या है, ये एक सेकेंड मैसेंजर है जो कि सिग्नलिंग जो होती है उसमें काम करता है। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है। Which of the following does not occur when a cell enters M phase? कह रहा है इसमें से कौन सा चीज है जो नहीं होता है, कौन सा ऑप्शन है जब सेल इंटर करता है M फेज में। क्रोमैटिन कंडेंसेस, हिस्टोन H1 is dephosphorylated, the nuclear envelope, the endoplasmic reticulum and Golgi break down, the spindle is formed। देखिए जब सेल M फेज में इंटर करेगा, मतलब प्रोफेज स्टेज का लास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, जो चीज़ें प्रोफेज से रिलेटेड है। जैसे प्रोफेज में आपका क्रोमैटिन कंडेंसेशन हो जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी जो एपरेटस रहता है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, स्पिंडल जो होते हैं वो फॉर्म बन जाते हैं स्पिंडल पोर्ट पे जाके, ठीक है। लेकिन जो H1 दिया है, हिस्टोन H1 जो होता है वो डिफॉस्फोरेटेड नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब सेल M फेज में करेगा इंटर तो ये सब सारी चीजें होंगी, लेकिन जब सेल M फेज में जाता है तो H1 जो होता है आपका हिस्टोन प्रोटीन, आपको पता है वो डिफॉस्फोरेटेड नहीं होता, वो फॉस्फोरिलेटेड होता है। मतलब उस पर फॉस्फेट का एडिशन होता है, उस पर फॉस्फेट ऐड किए जाते हैं सेल साइकिल में। एक फॉस्फेट ऐड किया जाता है लेट G1 में, G1 फेज के लास्ट में, और 2-3 फॉस्फेट ऐड किए जाते हैं S फेज और G2 में, ठीक है। और फिर ये जो हिस्टोन होता है हाइपर फॉस्फोरिलेटेड हो जाता है, करीब उस पर 6 फॉस्फेट लगे हुए होते हैं M फेज तक आते हुए, ठीक। और H1 जो होता है डीफॉस्फोलेट कब होता है, टीलोफेज में। और ये जो फॉस्फोरिलेशन होता है किस लिए होता है, क्योंकि जो क्रोमैटिन कंडेंसेशन आपका हो रहा है इसमें इसका रोल है, H1 पे जितना फॉस्फेट जुड़ेगा उतना आपका क्रोमैटिन कंडेंसेशन होता है, ठीक है। तो जिससे मेटाफेज में वो आराम से डिवाइड हो सके, तो डीफॉस्फोरेट नहीं होगा। हिस्टोन H1 का क्या होता है, फास्फोरिलेशन होता है, इसीलिए यही वाला ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 55 से लेकर 65। नेक्स्ट हम अगले पार्ट में आपको बताएंगे। देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।